नमस्कार दोस्तों, तेज इंस्टीट्यूट के इस व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मैं तेज प्रताप कुमार तेजस्वी आप सभी का स्वागत करते हुए हर्ष महसूस कर रहा हूं। जैसा कि आपने देखा होगा कि विगत 4 लेक्चर में हम लोगों ने गजानन माधव मुक्ति बोध से संवाद किया, एक साहित्यिक की डायरी, और उसमें संकलित है तीसरा छंद नामक निबंध से। आज हम उस पर विराम दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक साहित्यिक की डायरी पर हम आगे बात नहीं करेंगे, परंतु आज हम इस संवाद को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आगे और हम बात करेंगे। तो जब हम विराम दे रहे हैं तो फिर प्रारंभ क्या कर रहे हैं, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि आप जानते हैं कि ज्ञान के क्षेत्र में विराम नाम की कोई चीज होती नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आज हम लोग निराला को स्टार्ट करने जा रहे हैं। निराला कहने का मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक हैं। मैं उनकी रचना का विश्लेषण यहां नहीं करूंगा, रचनाओं का नाम नहीं गिनाऊंगा, क्योंकि आप कहीं न कहीं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से और उनकी प्रतिभा से वाकिफ हैं। हम उनके लेखन की प्रौढ़ अवस्था की बात करेंगे। हम निराला के जिन्होंने छंद मुक्त का आह्वान किया था उस पर बात करेंगे। देखिए, छंदहीनता कोई विशेषता नहीं है। मुक्त छंद की कविता का मतलब, अगर कोई मुक्त छंद में कविता लिख रहा है तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि उसे छंद का ज्ञान नहीं है या अलंकार का ज्ञान नहीं है। निराला जैसे बड़े कवि को जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उन्हें छंद अलंकार का ज्ञान बखूबी है। तो सवाल उससे उठता है कि फिर वो छंद मुक्त कविता की क्यों बात करता है। वो क्यों कहता है कि मैं शैली अपनाई, देखा दुख एक निज भाई। तो हम उस और नहीं जाएंगे। तो सवाल इस बात का है कि छंद मुक्त अगर कोई कवि कविता लिख रहा है तो आप उसे इस तरह से समझिए, बस वो छंद को थोड़ा ढीला कर दिया है, छंद की द्रुहता को सरलता में ला दिया है। लय वही रहता है, बस छंद को तोड़ दिया जाता है, छंद की कसावट को ढीला कर दिया जाता है। निराला मुक्त छंद की कविता लिखने की शुरुआत छायावाद में करते हैं। छायावादी दौर में कविता निराला प्रसाद ने मुक्त छंद में कविता लिखी है। छंदहीन का मतलब जहां कोई छंद नहीं हो। कविता की एक विशेषता लयात्मकता भी है। रघुवीर सहाय की कविता में लय टूटी हुई दिखाई पड़ती है। वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि प्रबल मनोभावों का सहज उच्छलन ही कविता है। जब वर्ड्सवर्थ ने ऐसा कहा तो हमें यह विचार करना पड़ेगा कि प्रबल मनोभावों का सहज उच्छलन, अगर हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न हो रहा है, जिसे आप मुक्तिबोध के संदर्भ में जीवन के उत्कृष्ट क्षण कहते हैं, तो उसका सहज उच्छलन मतलब वो सहज रूप से हम सबके सामने आ जाए, वही क्या है, वह कविता है।
रोमांटिक कविता प्रबल भावों की वाली कविता है। आप जानते हैं कि अंग्रेजी साहित्य में रोमांटिसिज्म नाम का एक आंदोलन ही चला। रोमांटिसिज्म को लेकर के एक बड़ी बहस है वहां पर। मैं वहां नहीं जाऊंगा, उस बहसों में नहीं जाऊंगा। मैं निराला पर बात करने आया हूं, जैसा कि मैंने पूर्व ही आपको बता चुका है। तो भावों की तीव्रता रोमांटिक कविता की एक विशेषता है। सहज उच्छलन मन में उठे भावों का व्यक्त करना ही है। अगर मन में कोई भाव है, जैसे आप भाषा की परिभाषा देते हैं कि भाषा क्या है, तो मन में उठे भाव, मन में उठे भावों की अभिव्यक्ति ही भाषा है। अगर आप मन में कोई बात उठ रही है, उसे आप अगर अभिव्यक्त कर रहे हैं, वो संकेत के माध्यम से हो, लिख करके हो या बोल करके हो, तो वह भाषा है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से मन के भावों का को व्यक्त करना ही जो है कविता है। अब सवाल उठता है कि क्या मन के भाव तो अनेक होते हैं, तो अनेक भावों को लिख करके कविता निर्मित हो सकती है? तो बिल्कुल नहीं, उनकी भी अपनी एक परिपाटी होती है। हर भाव, हर मनोभाव कविता का रूप धारण नहीं कर सकते हम। छायावादी कविता में वैयक्तिकता प्रबल विशेषता है, जिसमें जैसा कि मैंने कहा था आपको कि मैं शैली अपनाई, क्योंकि हिंदी कविता के इतिहास में पहली बार निज दुख की दिखाया गया। कोई पहला कवि अपना दुख दिखाने के लिए आया है। अगर ये बातें कही जा रही है तो इस बात पर थोड़ा विचार करना चाहिए। विचार क्यों करना चाहिए? क्या कबीर के यहाँ निज दुख नहीं है? कबीर का यहाँ अपना दुख नहीं है? जब कबीर कहते हैं सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे, तो क्या ये अपना निजी दुख नहीं है? ये निज दुख है। तुलसी के यहाँ निज दुख नहीं है? बिल्कुल है। हाँ, लेकिन इस तरह से आप नहीं कह सकते हैं कि पहली बार हिंदी कविता में निज दुख आया था। हम अगर ऐसे कहें कि आधुनिक कविता में, आधुनिक काल में पहली बार निज दुख आया था, तो वह कहा जा सकता है। लेकिन इससे पूर्व भी छायावादी कविता में जयशंकर प्रसाद ने निज दुख को लाया। वह दुख क्या है? वह दुख आंसू जैसी महाकाव्य, आंसू जैसी खंड काव्य है। ठीक है। वह जो आंसू जो काव्य लिखी गई है, काव्य संकलन किया गया है, वह निज दुख से प्रेरित काव्य है। बहरहाल निराला ने निज दुख को विस्तार रूप दिया है, इसलिए निराला की निज वैयक्तिकता के स्वर को अधिक महत्व दिया गया है। जैसे निराला कहते हैं कि मैं शैली अपनाई, देखा दुख एक निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। तो दुख की जो छाया हृदय में पड़ता है और उससे जो दुख वेदना की उमड़ना होता है, वेदना जो उमड़ती है, यह पहली बार आधुनिक काल में छायावाद में आ रहा है। इससे पूर्व कविता में प्रेम का वर्णन नहीं था, निज प्रेम का वर्णन नहीं था, ऐसे आप कह सकते हैं। इससे पूर्व लोक कथाओं और पुराण कथाओं में वर्णित प्रेम का वर्णन होता था। सुमित्रानंदन पंत ने स्पष्ट लिखा है, इस तरह मेरे चितेरे हृदय की बाह्य प्रकृति बनी चमत्कृत चित्र थे। इस तरह मेरे चितेरे हृदय की बाह्य प्रकृति बनी चमत्कृत चित्र थे, सरल सेसव की सुखद सुधि सी वही बालिका मेरी मनोरम मित्र थे। तो ये उच्छ्वास की पंक्तियां हैं।
इस तरह से आप देखेंगे कि छायावादी कविता में वैयक्तिकता का निज स्वर मुखर रूप से हमारे सामने उपस्थित होता है। निराला में रोमांटिक कविता की अतिक्रमणता भी दिखाई देता है। आप इसे इस तरह से कह सकते हैं कि निराला रोमांटिक कविता की जो सीमाएं थे उस सीमा को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वह टिपिकल नहीं है, वे दूसरे भाई को देखने की बात अपने समाज में बताते हैं या समाज को बताते हैं। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में निराला पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि निराला में बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है। बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा का मतलब यह हुआ कि उसमें बहुत सारे वस्तुओं को स्पर्श करने की क्षमता है। आप जब निराला की कविताओं से गुजरेंगे तो आपको निराला की अनेक कविताएं विस्मृत करेंगे, सोचने के लिए मजबूर करेंगे, चाहे वो तोड़ती पत्थर हो, भिक्षुक हो, विधवा हो, सम्राट अष्टम एडवर्ड के प्रति हो, राम की शक्ति पूजा हो, सरोज स्मृति हो, कुकुर मुत्ता हो, आदि आदि कविताएं आपको एक पल के लिए, ठहराव के लिए रोकेगा, या आप ऐसे कह सकते हैं कि वह ठहरने के लिए मजबूर करेगा। आखिर क्यों करेगा? क्योंकि भिक्षुक, विधवा आदि कविता में निराला जी की स्थिति भिन्न है। निराला को छायावादी दौर में प्रतिष्ठा नहीं मिला, उनका जीवन जीने का ढंग अलग था। आप जानते हैं, जब आप पथ के साथी महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक लेख पढ़ेंगे, संस्मरणात्मक आलेख पढ़ेंगे, तो वहां पर आप देखेंगे कि सुमित्रानंद, क्षमा कीजिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक भिक्षुक जैसा जीवन बिताते हैं। वे अपने वस्त्र भी किसी को दान देने में हिचकते नहीं हैं। मतलब उन्हें पुरस्कार की जो भी राशि प्राप्त होती है वह भी वह किसी को दे देते हैं, आदि आदि आदि। बहरहाल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनका जीवन जीने का अलग ढंग था, और ऐसा ढंग छायावाद में किसी और कवि के पास नहीं है जैसा निराला जीवन जीते हैं। उस जमाने में उन्हें प्रतिष्ठा नहीं मिले थे, और ये दुख सरोज स्मृति में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। उस जमाने की प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती थी, और सरस्वती हिंदी प्रदेश से दूर था। निराला का मिजाज और काव्य भाषा भी भिन्न है। 1916 से 1935 तक की कविता निराला की भिन्न कविता है। निराला पर 3 कवियों का प्रभाव देखा जा सकता है, जिसमें 2 कवि मुख्य रूप से प्रमुख हैं, रविंद्रनाथ टैगोर और तुलसीदास। ये निराला का एक तरह से संक्षिप्त परिचय हुआ। अब हम निराला के काव्य खंड पर बात करेंगे कि निराला किस तरह से, निराला के कविताओं की रचना किस तरह से हुई। निराला के कविताओं पर जब आप बात करते हैं तो उसे 3 भाग में बांट करके देख सकते हैं। 3 भाग में क्यों बांट करके देख सकते हैं? इसलिए क्योंकि उसी तरह से आप निराला को संपूर्ण रूप में समझ पाएंगे। तो वह 3 रूप क्या है? वह 3 रूप है वह 3 रूप है
1916 से 1935 का कालखंड। यह छायावाद का रोमांटिक दौर है। इस खंड में प्रकृति और प्रेम मुख्य विषय है कविता के। इस कालखंड में निज भावों की अभिव्यक्ति होती हुई आपको दिखेगी। अनामिका 1923 ईस्वी में निराला ने प्रकाशित करवाई थी। परिमल 1930 में प्रकाशित हुई थी। गीतिका 1936 में। गीतिका गीतों का संकलन है। आमतौर पर प्रगीतात्मकता की का जो स्वर है वो निराला में अधिक दिखाई पड़ेगा, और उसके बाद महादेवी वर्मा में, जयशंकर प्रसाद में भी है, परंतु ये निराला और महादेवी वर्मा में, निराला में खास करके ज्यादा है। हिंदी काव्य परंपरा में गीति काव्य परंपरा विद्यापति से प्रारंभ होती है। परगीत आधुनिक गीत परंपरा के पहला कवि जयदेव हैं। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। हिंदी में वह परंपरा विद्यापति से सूरदास में आती है। परगीत मुक्तक कविता है। गीत कविता नहीं है, वह राग विराग के नियमों से बंधा होता है। परगीत की कसौटी पर गीतिका को कसा नहीं जा सकता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने ठीक ही कहा है कि अच्छा गीत वही लिख सकता है जिसे गीति परंपरा का ज्ञान हो। निराला को गीति परंपरा का ज्ञान था। यह ज्ञान प्रसाद और पंत को नहीं था। निराला ने राग रागनियों में बांधकर शास्त्रीय परंपरा में रचना नहीं की। उनके गीत तथ्य को संप्रेषित करता है। गीत गाने के लिए स्वर की आवश्यकता है। गीतकार स्वर संवेदन के माध्यम से श्रोता को आकर्षित करता है। हमें जब पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सरोज स्मृति तरुण कुमार पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि मैंने निराला को देखा था। निराला का व्यक्तित्व बड़ा विशाल था। वो लंबे खड़े थे, और उसने ये भी मुझे बताया कि उनकी जो पत्नी मनोरमा देवी थी वह बहुत अच्छा गाते थे, और निराला पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ा था। निराला भी बहुत अच्छे गायक थे, बहुत अच्छे गाते थे, और यही वजह है कि निराला ने प्रसिद्ध गीत भी लिखे हैं। वरदे बिना वादनी वरदे को कौन भुला सकता है। वरदे बिना वादनी वरदे, इस तरह के गीत। इसके अलावा भी आप देखे होंगे कि निराला ने अनेक गीतात्मक रचनाएं की, परगीत लिखा, और ये परगीत परंपरा आप और कवियों में नहीं देखेंगे। परगीत के आधार पर निराला के गीतिका का मूल्यांकन नहीं हो सकता है, और नहीं होना भी चाहिए। समासिकता परगीत के क्षेत्र में कामगर है। गीत के संदर्भ में समासिकता के आधार पर कवि का मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, और यही वजह है कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद पर विचार करते हुए, निराला पर खास करके विचार करते हुए कहा कि निराला गीति परंपरा में और सूर मीरा के परंपरा में संभवतः अंतिम बड़े कवि हैं। गीति परंपरा को फिर से प्रतिष्ठा करने के बजाय परगीत के आधार पर दोष दिखाने का काम आलोचकों ने किया है, और ऐसा आलोचकों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि गीति परंपरा को फिर से प्रतिष्ठा करने का काम आलोचकों को करना चाहिए, न कि परगीत के आधार पर उनको दोष दिखाना चाहिए। निराला का मानना था कि जिस प्रकार मनुष्य को आजादी चाहिए, ठीक उसी प्रकार कविता को भी छंद विधान से मुक्ति चाहिए।
इसलिए परिमल की भूमिका में निराला ने लिखा, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। तो मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है का उद्घोष करने वाले निराला पर हम आज के प्रथम लेक्चर पे यहीं इसे खत्म करते हैं। कल हम लोग देखेंगे, जैसा कि हमने कहा कि निराला के काव्यखंड के 3 स्तर हैं। एक स्तर तो वह स्तर है जो 1916 से 36 तक या 35 तक का स्तर है, दूसरा स्तर है 1935 से 50 तक का, और तीसरा स्तर है 50 के बाद का। तो हम लोग कल 1935 से 50 तक के स्तर पर बातचीत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह व्याख्यान श्रृंखला पसंद आ रहा होगा। तो अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो तेज इंस्टीट्यूट से जुड़ करके अपनी तैयारी को मुकम्मल अंजाम दे सकते हैं। धन्यवाद।